भूगोल की विकास यात्रा में हमने 19वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का और 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध तक देखा और उसके साथ ही भूगोल की परिभाषाओं में जो विकास हुआ उससे हम परिचित हुए। आज मैं भूगोल के समग्र स्वरूप के संदर्भ में बातें कहूँगा कि वास्तव में भूगोल ने क्या स्वरूप अपना लिया है और भूगोल की प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं, जिससे ये पता चलेगा कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम क्यों भूगोल पढ़ते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह मेरा भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और उद्देश्य के संदर्भ में 7वां लेक्चर है। तो भूगोल में नूतन प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स इन ज्योग्राफी क्या है, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को विशेष महत्व दिया जा रहा है और आधुनिक भूगोल की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से है। सबसे पहला है परिमाणीकरण की प्रवृत्ति। परिमाणीकरण का अभिप्राय ये है कि भूगोल वर्णनात्मक विज्ञान से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विश्वसनीय विषय के रूप में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। उन आंकड़ों के विश्लेषण से जो परिणाम निकले वे परिणाम ऑब्जर्वेशन के द्वारा दिए गए परिणामों से ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। इस कारण से भूगोल में प्रमाणीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। विशेष रूप से सांख्यिकी विधियों द्वारा प्रमाणीकरण करके विश्लेषण किया जाने लगा और 1960 के दशक में ब्रिटेन में पीटर हेगेट तथा चॉर्ले व अमेरिका में BJL बेरी ने सर्वप्रथम ऐसा कार्य किया और इसके अंतर्गत धरातल, मृदा, जलवायु, जनसंख्या, खनिज संसाधन आदि के सांख्यिकी आंकड़ों का मापन किया गया और भूदृश्यों को मापने, ढाल विश्लेषण यानी स्लोप एनालिसिस और भूआकृति मापन में और औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार आदि के आंकड़ों का संकलन किया गया और सांख्यिकी विधियों द्वारा उनके निर्वचन प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार से प्रमाणीकरण की जो प्रवृत्ति है वह भूगोल में एक नवीन प्रवृत्ति के रूप में क्रमशः बढ़ती गई। दूसरी प्रवृत्ति है क्षेत्रों का समाकलित अध्ययन। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संसाधनों के मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार भूवैज्ञानिक, मृदा वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार क्षेत्रों के समाकलित अध्ययन हेतु एक भूगोलवेत्ता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। भूगोल का जो होलिस्टिक अप्रोच है कि समग्रता में वह किसी क्षेत्र को देखता है, तो उसकी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस प्रकार वनस्पति वितरण संबंधी अध्ययन को पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी तथा जंतुओं के भौगोलिक अध्ययन को जंतु या प्राणी भूगोल यानी जू ज्योग्राफी में, राजनीतिक परिदृश्य का भौगोलिक अध्ययन राजनीतिक भूगोल में किया जाने लगा तथा इसी प्रकार अन्य शाखाएं विकसित हुई। भूगोल की उपरोक्त सभी शाखाओं का उद्देश्य प्राकृतिक व मानवीय वातावरण का अध्ययन, वितरण की समानता व असमानता का अध्ययन और भौगोलिक कारकों तथा प्रभावों का अध्ययन करना है। और इस प्रकार से जब इस प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं तो उससे हम भावी विकास की योजनाओं को प्रस्तावित भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरी प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं, क्षेत्रीय भिन्नताएं। क्षेत्रीय भिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन 1925 में कार्ल सावर ने किया था, लेकिन वास्तविक विकास हैटनर, रिश्तोफेन और रिचर्ड हार्टशॉन ने किया था। हार्टशॉन का विचार था कि भूगोल में प्राकृतिक वातावरण की क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण मानवीय व्यवसायों तथा उद्योगों में भिन्नता आती है। अतः इन भिन्नताओं को भूगोल विषय में सम्मिलित कर अध्ययन किया जाने लगा। संपूर्ण पृथ्वी पर महाद्वीपों, देशों तथा प्राकृतिक प्रदेशों में भौगोलिक तत्वों तथा परिघटनाओं की भिन्नता होती है, जिनका भूगोल में अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से क्षेत्रीय भिन्नताओं के अध्ययन को सर्वप्रथम हार्टशॉन ने इसमें सम्मिलित किया और एक समय ऐसा था कि भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नताओं के अध्ययन का विज्ञान माना जाने लगा। समाकलित अंतर्वैज्ञानिक विषय, ये चौथी प्रवृत्ति है। समाकलित अंतर्वैज्ञानिक विषय अर्थात वर्तमान में यह माना जा रहा है कि भूगोल विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को जोड़ने वाली कड़ी है
तथा भूगोल के विषय क्षेत्र में उन सभी परिघटनाओं का अध्ययन करना चाहिए जो धरातल पर वितरित हैं। यहाँ पर ये अभिप्राय है कि चूँकि हमारा भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है और किसी क्षेत्र विशेष पर या किसी प्रदेश में जितने भी मनुष्य के द्वारा क्रियाएं होती है, साथ ही प्रकृति के द्वारा जो क्रियाएं होती है, उन सभी को समाकलित रूप से उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के विचार को भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला। पांचवा जो ट्रेंड है राजनीतिक प्रवृत्ति, पॉलिटिकल ट्रेंड। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा राजनीतिक भूगोल के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। इस प्रवृत्ति के विकास का श्रेय रेडजेल तथा मैकेंडर को जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भूगोल के विपरीत विभिन्न देशों का अध्ययन कराया जाने लगा। ईज़ा बोमेन द्वारा रचित पुस्तक नया संसार 1921 में प्रकाशित हुई और शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में दूसरे देशों के अध्ययन के प्रति रुचि अधिक बढ़ गई। यहाँ पर हमें यह जानना आवश्यक है कि जिस प्रकार से शक्ति के केंद्र पूरी पृथ्वी पर एक या दो या उससे अधिक बनते हैं, तो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं वे दूसरे राष्ट्रों का अध्ययन इस दृष्टि से करते हैं कि सामरिक दृष्टि से किस स्थान को अपने प्रभुत्व में लिया जाए। और इस प्रकार के जो विचार हैं वो राजनीतिक भूगोल में और विशेष रूप से राजनीतिक भूगोल के भू राजनीति एक विशिष्ट शाखा जो विकसित हुई है उसके रूप में जाना जाने लगा। और इस प्रकार से पृथ्वी पर कौन राज करेगा, मैकेंडर का, होशोफर का और अन्य विद्वानों के जो विचार हैं, उन विचारों से विश्व शक्तियों ने अपना लाभ देखा और इस प्रकार से राजनीतिक भूगोल और भू राजनीति का अध्ययन हमारे भूगोल में एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुआ। छठी प्रवृत्ति है विशेषीकरण प्रवृत्ति, स्पेशलाइजेशन ट्रेंड। वर्तमान काल में भूगोल का अध्ययन विशेषीकरण प्रवृत्ति के अनुसार ही किया जा रहा है। अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं द्वारा लिखित पुस्तक अमेरिकन भूगोल सूची तथा सर्वेक्षण में विशेषीकरण प्रवृत्ति का ही एक उपविषय है। वर्तमान में भौगोलिक अध्ययन में बस्तियां, नगर, संसाधन, बाजार, मनोरंजन, निर्माण, चिकित्सा, सैन्य भूगोल आदि उपविषयों के अध्ययन पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। प्रादेशिक, ऐतिहासिक भूगोल आदि के अध्ययन में संपूर्ण क्षेत्र व प्राचीन से वर्तमान काल तक संपूर्ण अध्ययन के बजाय किसी क्षेत्र विशेष का एक समय विशेष में अध्ययन करने पर अधिकाधिक बल दिया जाता है। वर्तमान में किसी प्रदेश के प्रादेशिक अध्ययन में संपूर्ण प्राकृतिक सांस्कृतिक कारकों का एक साथ अध्ययन न करके किसी तत्व विशेष जैसे जलवायु या भू आकृति अथवा जनसंख्या आदि तत्व विशेष के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। अतः वर्तमान में भूगोल के अध्ययन में विशेषीकरण प्रवृत्ति पर भूगोलवेत्ताओं द्वारा अधिक बल दिया जाता है। भूगोल का उद्देश्य एवं प्रासंगिकता। अब हम इस पर विचार करेंगे कि भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स एंड रेलेवेंस ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर विद्यमान भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। ये जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार के हैं। भूगोल का अध्ययन मानव हित में किया जाता है, जिसके दो पक्ष हैं। प्रथम, वातावरण तथा पारिस्थितिकी विज्ञान तथा दूसरा, प्रादेशिक भिन्नताएं। भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव एवं प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करना है। पृथ्वी तल पर मानव अपने विकास कार्यों में संलग्न रहते हुए स्थानिक भिन्नताएं उत्पन्न करता है। पृथ्वी तल शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है। रिचर्ड हार्शॉन ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। जर्मन भाषा में रिश्तोफेन ने डाई अर्ड बेरफ्लेच एवं हेटनर ने अर्डे बिलाइन शब्दों का प्रयोग किया। कैरोल ने जोग्रोस्फियर शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव संसार के रूप में करते हुए स्थानिक विभिन्नताओं तथा समाकलन को समझना ही भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है।
भूगोल में मानवीय समृद्धि के लिए प्रादेशिक संसाधनों यानी रीजनल रिसोर्सेज का अध्ययन एवं प्रयोग कराने में सक्रिय योग देते हुए पृथ्वी पर विभिन्न देशों की प्रादेशिक विकास योजनाओं में तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं में योगदान देना वर्तमान भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य हो गया है। हेटनर ने भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत करना बताया। उन्होंने भूगोल को एक क्षेत्रवर्णी विज्ञान यानी कोरोलॉजिकल साइंस कहा। इसी प्रकार प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता बैरोज ने भूगोल में मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर बल दिया। क्लासिकल पीरियड के कार्ल रिटर ने अपने ग्रंथ अर्धकुंडे के प्रारंभ में लिखा कि यह नवीन वैज्ञानिक भूगोल के अध्यापन का कार्य करता रहा। इनके अनुसार भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण भूतल पर प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक उपज की वस्तुओं, भौतिक एवं मानवीय दशाओं का सजीव चित्रण, इस विधि को प्रस्तुत करना कि मानव और प्रकृति के बीच स्वलक्षित संबंध स्वतः स्पष्ट हो सके। इसका लक्ष्य उपर्युक्त तथ्यों की क्रियाशीलता के दृश्य से मानव को अवगत कराना है। अतः इस क्रियाशीलता के दृश्य का वर्णन स्वयमेव नहीं होकर मानव संबंधित होना चाहिए, यानी मानव को केंद्र में मानकर और पृथ्वी तल पर होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों और उनसे संबंधित भूदृश्य का वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि वह उसके अंतर संबंध स्पष्ट हो सके, ऐसा कार्ल रिटर का मानना था। भूगोल के लक्ष्य एवं उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा कि द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी टू शो द कोहेरेंट रिलेशन, जिसे जर्मन भाषा में जुसामहांग कहा है, in term of case and effect of the different features and formulation of the multiplicity of features into the essential character of an area. By proceeding from the simple to the compound, I wished to establish the totality of interrelated features, character of each area. आगे रिचर्ड हार्टशॉन ने भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा, द पर्पस ऑफ ज्योग्राफी इज़ द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन। यानी यहाँ पर भी भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानवीय संसार के रूप में वैज्ञानिक विधि से वितरण करना तथा विकास में योगदान देना है। वे आगे लिखते हैं, द गोल ऑफ ज्योग्राफी is the comprehension of Earth's surface, involve therefore the analysis and synthesis of integrations composed of interrelated phenomena of the general degree of heterogeneity of perhaps any field of related to it. डडले स्टैम्प जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, उनका ऐसा मानना था कि भूगोलवेत्ता का महान कर्तव्य मानव और उसके वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करना। Undoubtedly, the unique contribution of the geographer is the holistic approach in which he sees the relationship between man and his environment with its attendant problems as a whole. भूगोल की बदलती परिभाषाओं को मद्देनज़र रखते हुए कहा जा सकता है कि सन 1960 के दशक के उपरांत भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं रहा, वरन इसमें मानवीय तथ्यों तथा उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का भी अध्ययन किया जाने लगा। इस संदर्भ में एकरमैन ने लिखा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल पर मानव तथा उसके प्राकृतिक परिवेश की पारस्परिक क्रियाशील प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। फ्रांस के अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने मानवीय क्रियाओं को विशेष महत्व दिया, जबकि जर्मन भूगोलवेत्ता प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देते थे, लेकिन एकरमैन ने इन दोनों पक्षों के संबंधों पर बल दिया। इसी प्रकार अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल सावर एवं फ्रांसीसी समाजशास्त्री लिपले ने भूगोल के अध्ययन में मानव की पूर्ण रूप से उपेक्षा की। उनके अनुसार ज्योग्राफी हैज़ नेवर बीन ए साइंस ऑफ मैन बट द साइंस ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पर हम ये कहें कि ये उस समय एक द्वंद्व था जिसमें यह विचार किया जाने लगा कि भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है अथवा एक मानवीय विज्ञान, और इस प्रकार से कार्ल सावर और लिपले ने इसे एक साइंस एक प्राकृतिक साइंस बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार वर्तमान समय में भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं के संदर्भ में जैविक एवं अजैविक तथ्यों का अध्ययन करना है, जिसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य रूप में भूगोल के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
पृथ्वी तल पर प्रादेशिक भिन्नता के कारण उत्पन्न पार्थिव घटनाओं यानी टेरेस्ट्रियल फिनोमेना को समझना तथा प्राकृतिक परिवेश की जैविक तथा अजैविक वस्तुओं के साहचर्य की प्रणाली का अध्ययन करना। दूसरा उद्देश्य है भूगोल का मुख्य उद्देश्य स्थानिक वितरणों यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन एवं स्थानिक संबंधों स्पेशल रिलेशंस की दृष्टि से मानव एवं वातावरण के अंतर संबंधों का यानी मैन एंड एनवायरनमेंट इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करना है। इस दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। किसी स्थान विशेष पर या किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक घटकों का जो वितरण है वह वितरण उनके उपयोग और उनके प्रभावों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक घटकों का वितरण एक महत्वपूर्ण तथ्य है और फिर बाद में इन प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के आपस में अंतर संबंध को ज्ञात करने के लिए अंतर संबंध को उद्घाटित करने के लिए स्पेशल रिलेशनशिप यानी स्थानिक संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भूगोल को एक गत्यात्मक मानविकी विज्ञान बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि हम सिर्फ किसी स्थान विशेष पर मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन नहीं करेंगे। प्रकृति ने किसी स्थान विशेष पर अपने घटकों का वितरण किस प्रकार से किया है और उसका प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर और मानव का प्रभाव उन भौतिक घटकों के साथ क्या होता है, इसका कार्यात्मक जो वर्णन है या कार्यात्मक कार्य कारण स्वरूप है उसे उद्घाटित करने का प्रयास भूगोल का उद्देश्य माना जाने लगा। और ये 1950 के बाद का एक प्रमुख ट्रेंड या प्रवृत्ति विकसित हुई। तीसरा उद्देश्य है वातावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान तथा प्रादेशिक भिन्नताओं के साथ मानवीय संबंधों का अध्ययन करना तथा वातावरण की पारिस्थितिकीय व्याख्या करना। पारिस्थितिकी शब्द जैसा हम विज्ञान से इसे लिया गया है, इसका अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में जैविक और अजैविक घटक किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सहजीविता में विद्वान है इसको जानना। यानी सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबद्ध होते हैं और एक विशेष प्रकार की पारिस्थिति का वहाँ पर जन्म होता है। तो इस पारिस्थितिकी की जो विचार है इसे प्रादेशिक भिन्नताओं के संदर्भ में देखना और किसी क्षेत्र विशेष के भौगोलिक वर्णन को प्रस्तुत करना। चौथा उद्देश्य भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। ज्योग्राफी एज ए मिरर ऑफ द अर्थ यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे मानवीय हो, चाहे उनका दोनों का सम्मिलित स्वरूप हो, वह सब एक साथ हमें दिखाई देता है। तो उसे एक साथ देखकर उनके मध्य के अंतर संबंधों को समझना और इस प्रकार से भूगोल को पृथ्वी का दर्पण कहा गया है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का वास्तविक प्रदर्शन यानी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करना है। यह प्रदर्शन शब्द चित्र तथा मानचित्र दोनों माध्यम से हो सकता है। इसे पीटर हैगेट ने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफर्स आर्ट में स्पष्ट किया है। आगे चलकर स्थान, दूरी, दूरस्थ एवं दर्पण को स्पष्ट रूप से राल्फ ब्राउन ने अपनी पुस्तक में मिरर ऑफ द अमेरिकन 1983 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंध महासागरीय तट के अधिवासों को यूरोप के तटीय अधिवासों के आलोक में देखा गया। पांचवा उद्देश्य है भौगोलिक तथ्यों का मानचित्र की सहायता से सरल निरूपण करना। यह उद्देश्य भूगोल को अन्य मानविकी विज्ञानों से अलग करता है और हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मानचित्रांकन भूगोल का एक अत्यंत आधारभूत कार्य है जिसमें वह पृथ्वी तल के प्रतिनिधि के रूप में मानचित्र बनाता है और उस मानचित्र पर गुणात्मक और मात्रात्मक वितरण को प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार से जब हम उस वितरण को मानचित्र पर देखते हैं तो उसके धरातल के साथ संबंध क्या है और उस पूरे परिवेश के अंदर उसके वितरण की कौन सा उसका प्रारूप विकसित हुआ है, कहाँ पर वो उपलब्ध है, कहाँ पर नहीं उपलब्ध है, और उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो सघनता और उसकी विरलता है, इन सब को हम उस क्षेत्र के संदर्भ में एक साथ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और यही कारण है कि भूगोल को वितरणों का विज्ञान यानी द ज्योग्राफी इज़ द साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। तो मानचित्रांकन भूगोल का एक अहम कार्य है और उसके बिना भूगोल का अध्ययन संभव नहीं है। मानचित्रों को इसीलिए भूगोल के औजार या
टूल्स ऑफ जोग्राफर्स कहा जाता है। छठा उद्देश्य है प्रादेशिक संगठन एवं नियोजन में एक समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन करना। प्रादेशिक संगठन यानी किसी प्रदेश विशेष जो अपने क्षेत्र के अंदर या उनकी सीमाओं के अंदर एक होमोजेनिटी या एक रूपता या समरूपता रखता है, उसे हम प्रदेश कहते हैं। तो उसका संगठन कैसा है और उस प्रदेश का नियोजन किस प्रकार से किया जाए, यह दृष्टिकोण भी भूगोलवेत्ताओं का होता है। और इस प्रकार से कई देशों के कई क्षेत्रों के प्रादेशिक अध्ययन और उनसे संबंधित नियोजन के प्रस्ताव भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दिए गए हैं। और सातवां उद्देश्य है पृथ्वी पर विद्यमान जैविक और अजैविक तत्वों का भूविन्यासिक एवं समयांतर में वितरण का अध्ययन करना, यानी समय के संदर्भ में स्थान विशेष पर होने वाले परिवर्तनों को देखना, संसाधन किस प्रकार से वहाँ पर आए हैं, मानवीय क्रियाएं किस प्रकार से वहाँ पर विकसित हुई हैं, किस प्रकार से सांस्कृतिक भूदृश्य ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है, और समय के संदर्भ में उसका परीक्षण करना और कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ उस क्षेत्र में है उन्हें पहचानना और साथ ही भावी विकास की योजनाओं को प्रस्तुत करना। इस प्रकार से जैविक और अजैविक तत्वों के भूविन्यासिक और समय के संदर्भ में या समय सापेक्ष अध्ययन प्रस्तुत करना। इसमें स्थान, देश तथा काल मुख्य पक्ष हैं। इन्हीं पक्षों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। आठवां उद्देश्य है प्रादेशिक संगठन एवं प्रादेशिक नियोजन में आवश्यक योगदान देने में पारिस्थितिकीय विश्लेषण, स्थानिक विश्लेषण तथा प्रादेशिक सम्मिश्रण विश्लेषण पर बल दिया जाता है। पारिस्थितिकी विश्लेषण द्वारा पर्यावरण के तत्वों तथा मानव वर्ग के मध्य जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को समझा जाता है, जबकि स्थानिक विश्लेषण द्वारा प्रदेश की स्थिति संबंधी भिन्नताओं तथा प्रादेशिक सम्मिश्रण विश्लेषण द्वारा क्षेत्रीय विभिन्नताओं की प्रादेशिक इकाइयों में पारिस्थितिकी विश्लेषण एवं स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्रण अध्ययन किया जाता है। नवा उद्देश्य है प्रकृति की एकता पर बल देना, भूगोलवेत्ता का प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो चिरशास्त्रीय काल है जिसमें हम्बोल्ट और रेटर का योगदान है, उन्होंने भी इस पार्थिव एकता को बहुत स्पष्ट रूप से भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य बताया कि हमें अपने चारों ओर फैली हुई इस पार्थिव एकता को उद्घाटित करना चाहिए। तो भूगोलवेत्ता भूगोल के अंदर विशेष रूप से उसकी पार्थिव एकता यानी किसी स्थान विशेष पर जो एकत्व है, जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो एक सहजीविता है, उसे उद्घाटित करना भूगोलवेत्ता का प्रमुख कार्य माना गया। 10वां उद्देश्य है भौगोलिक अध्ययन द्वारा धरातल पर विद्यमान प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पोषणीय आधार पर विकास किया जाना और मानवीय उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाना। संसाधनों की उपलब्धता, उनका आकलन और संसाधनों को किस प्रकार से ऐसे काम में लिया जाए कि वह भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो सके, इस प्रकार के कार्य भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किए जाते हैं। और भूगोल की एक प्रमुख शाखा संसाधन भूगोल में इसे विस्तार से स्थान मिला है। और वर्तमान में संसाधनों के दोहन से संबंधित विभिन्न तकनीकों का विकास हुआ है और इस कारण से संसाधनों के विकास के साथ साथ ही किसी देश की आर्थिक प्रगति जुड़ी भी रहती है। और इस तरह से यह जो अध्ययन का जो तरीका है जिसमें हम संसाधनों का आकलन करके और उनके उपयोग से संबंधित विभिन्न योजनाओं को प्रस्तुत करें, भावी योजनाओं को, ये बहुत बड़ा कार्य है जो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। पृथ्वी तल के स्थानों के आध्यात्म को पहचानना, जियोपिटी यानी किसी जीव के पृथ्वी तल के साथ विशेष से लगाव की भावना को स्थानों का आध्यात्म या भू ईश्वरत्व कहा जाता है। और इस प्रकार से यह कार्य भी अब किया जाने लगा है। इस प्रकार भूगोल के प्रमुख उद्देश्यों को मैंने यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया। धन्यवाद।